नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। श्री बीएल नवल का दिल्ली के मतदाताओं ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया। अखिल भारतीय रेगर महासभा चुनाव 2022 के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद प्रत्याशी श्री बीएल नवल, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी कजोड़मल मुंडोतिया, राष्ट्रीय महासचिव पद प्रत्याशी एडवोकेट दिनेश वर्मा सरसुनिया, दिल्ली वासी भास्कर फुलवाड़िया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी गंगाराम बारोलिया, राष्ट्रीय महासचिव पद प्रत्याशी त्रिभुवन जलूथरिया, राष्ट्रीय सचिव पद प्रत्याशी जगदीश अकर्निया, राष्ट्रीय संगठन सचिव पद प्रत्याशी तथा राष्ट्रीय उप सचिव पद प्रत्याशी ईश्वर दोतानिया, मोहनलाल मौर्य का मुख्य अतिथि योगेंद्र चांदोलिया, पूर्व महापौर उत्तरी दिल्ली में मतदाताओं ने भारी संख्या में पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद प्रत्याशी बीएल नवल एवं पूरे पैनल को विजय बनाने का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर जीत का भरोसा दिया। 2019 में रहा है जिसमें मैं अध्यक्षता मेरी टीम थी, उनमें सारी बातें एक करके यहाँ हुई। मैं जब अध्यक्ष नहीं था तो इन 3.5 पौने 4 सालों में जो काम हुआ है उसका भी देखा जाएगा, आपके इस पैम्फलेट में है, इन दोनों का जरूर पढ़ें। और अब हम क्या करेंगे इन आने वाले 30 सालों में, अगर आपका समर्थन, सहयोग और मत मिलता है। अभी जो टीम बनी है उसके बारे में बात हुई है, ये बात सही है कि हमने 7 घंटे बैठ के 7 आवर्स एक प्रत्याशी का लेखा जोखा किया, उनके व्यवहार, उनकी योग्यता, उनकी सक्षमता, उनका समाज के प्रति कितना सहयोग और उनकी भावना है काम करने की, और उनका किसी तरह का उनके ब्लॉक तो नहीं, किसी तरह का ऐसा कोई अंगुली उठाने वाला उनकी आदत तो नहीं है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने 34 नंबर मेरे से ही हमने तय किया कि राजस्थान का भारत भर के अंदर रेगर समाज के अंदर कोई सेना में कर्नल हुआ है तो वो हमारे 2 कर्नल हुए हैं। एक तो जयपुर की केतलाई से हमारे कर्नल साहब हुए हैं, कर्नल कानवा, और दूसरे अजमेर जिले के एक जगह है केकरी, वहाँ के हैं कर्नल दुर्गालाल रेगर। पहले वाले चाइना वार के अंदर बहुत बड़ा युद्ध उनका जब लड़ा था, उनकी भागीदारी रही, बहुत बड़े लेवल पे। और जो कर्नल दुर्गालाल जी रेगर हैं वो कारगिल युद्ध के अंदर उनकी भागीदारी रही। तो ये कर्नल साहब जो दुर्गालाल जी वो हमारे इस पैनल के उपाध्यक्ष के उम्मीदवार हैं। आप सोच सकते हैं कि किस कदर हमने जो है इन लोगों को हमारे साथ में इन्वॉल्व किया है। एक बड़ा नाम इसके अंदर यही है कि राजस्थान सरकार के अंदर वित्त विभाग के का सबसे बड़ा जो डायरेक्टर होता है वो डायरेक्टर भी हमारे इस पैनल के अंदर महासचिव का चुनाव लड़ रहे हैं, श्री रामकिशोर जी रेगर। व्यवसायी आपके सामने सारे बैठे हैं। राजस्थान दिल्ली के अंदर जितने भी हमारे साथी आए हैं ज़्यादातर व्यवसायी हैं, और इनकी प्रतिभाओं से, इनके कार्य करने की क्षमता से, इनके समाज के प्रति कितना मोह और काम करने की ललक है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको ये विश्वास जरूर दिलाना चाहता हूँ कि जब ये 27 तारीख को रिजल्ट हमारे पक्ष में आने के बाद में हम हमारे जो 51 कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो भी इतनी ही सावधानी से, इतने ही ध्यान से और इतने ही तरह से उनकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए हम लेंगे। कोई हमारे ऊपर ये उंगली नहीं उठाए कि आपने इस आदमी को या इस महिला को इसमें क्यों किया। प्रदेशों के अध्यक्ष जहाँ तक बात होगी, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष की वो आदमी आएंगे जो उस एरिया के, उस प्रदेश के लोग चाहेंगे। उसी तरह से जिलों के अंदर भी वही अध्यक्ष आएंगे जो उस जिले के लोग चाहेंगे, अध्यक्ष भी वही आएंगे जो क्षेत्र के लोग चाहेंगे। महिला प्रकोष्ठ, वो महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा होगी जो सर्वसम्मत या बहुमत के आधार पर जो है हमारे साथ जिनका नाम आएगा। और युवा के लिए भी बिल्कुल उसी तरह से हम युवा वर्ग में भी प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव या जो नॉमिनेशन उसी हिसाब से करेंगे। हर स्तर पे हम चाहेंगे कि जो हमारी टीम ऐसी आए जिनका व्यवहार और जिनके आचरण से महासभा कहीं लज्जित नहीं हो। इस तरह की हमारा विचार है, इस तरह की हमारी विचारधारा है। क्योंकि पिछले 3 साल 4 साल से जो वर्तमान महासभा चल रही है, मैंने सारी मीटिंग कार्यक्रम अटेंड की, उसमें एक भी मीटिंग ऐसी नहीं गई जहाँ पर
आपस के अंदर उनका बहुत नहीं हुआ हो, आपस के अंदर तू मैं नहीं हुई हो, आपस के अंदर एक दूसरे के कपड़े फाड़ने जैसी स्थिति आ गई। ये हमारे लिए बहुत ही एक शर्मनाक बात है कि राष्ट्र की रेगड़ समाज की सर्वोच्च संस्था के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी अगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना नहीं माने या राष्ट्रीय अध्यक्ष में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने सारे पदाधिकारियों और कार्यकारी सदस्यों को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते, डिसिप्लिन में नहीं रख सकते, तो फिर क्या की महासभा है उसका हमने हर बार जब भी मीटिंग हुई है देखा है कि किस तरह से बात हुई। एयरपोर्ट से बाहर हुई है, हमें बड़ी आशा थी कि यहाँ पर अच्छे डिस्कशन होंगे, चर्चा होगी, उसके बाद निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ जो सीट हुआ और उसमें अध्यक्ष जी ने अपनी सुरक्षा के लिए 4 तो बाउंसर यहाँ अपॉइंट किए जिनका पैसा महासभा की कोष से जरूर गया होगा, और पुलिस को यहाँ पर नियुक्त किया है कि कहीं किसी तरह की बात नहीं हो जाए। अब इतनी सुरक्षा की बात अगर हमारे अध्यक्ष जी को करनी पड़े और फिर भी वो उस पद पे बने रहे तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा कमजोरी क्या हो सकती है। मैं मुखिया, अगर कोई महासभा का मुखिया या परिवार का मुखिया अपने ही परिवार के सदस्यों से असुरक्षित महसूस करता हो तो वो महासभा या वो घर जो है वो सुरक्षित नहीं रहकर आगे बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो सिलेक्शन हमने किया है इस बात का हमने ध्यान रखा है, और मैं महासभा की गरिमा समाज का जो वर्ग है उसको कहीं उसके ऊपर किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठे, इस बात को वो बात सबसे मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण इस बात का हम ध्यान रखेंगे। जो या उसकी टीम के आदमी उस लीडर की जो एक सपोर्ट है वो नहीं करे और टीम भावना से काम नहीं करे, अध्यक्ष अपने मनमाने तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, बल्कि उसकी पूरी कार्यकारिणी और उसके प्रदेश सारे उसके साथ रहेंगे, उसके साथ ही पूरी समाज मिलेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और सारे निर्णय जो लिए जाएंगे वो उसी बात को ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे ताकि ये जो निर्णय है वो समाज के निर्णय हो, ये जो प्रस्ताव पारित हो वो समाज के प्रस्ताव हो, इस बात का हमने संकल्प इसके अंदर लिया है। और ये एकजुटता और समाज को एकजुटता से आगे बढ़ने का एक आधार बनता है। उसका लाभ अभी हम हमारा समाज में ले पा रहा है, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि ऐसे अनस्किल्ड लोगों को विभिन्न संस्थाओं से जो इंडस्ट्री हाउसेस है उनके अंदर ट्रेनिंग दिलवाने के बाद में जो सरकार की योजनाएं हैं, राजस्थान सरकार ने इस बार बजट के अंदर अपना एक प्रोविजन किया है कि SC ST के जितने भी युवा उद्यमी हैं उनको हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, फाइनेंस की बैंक से वो लोन दिलवाएंगे, जमीन दिलवाएंगे, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा दिलवाएंगे, इसमें सब्सिडी भी होगी, जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बेचने के लिए मार्केट की व्यवस्था होगी, ये सारी चीज़ें उसके लिए होगी। तो हम कुछ हमारे शुरू करके प्राइवेट प्रोजेक्ट बना के हम इन बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देने के बाद में उसको किस तरह से आजीविका का साधन दे पाएंगे, इसके बारे में हमने इसके लिए सिद्धांत दिया है। एक बात ये आई थी कि जब तक पूरा समाज साथ में होकर आगे नहीं बढ़ेगा तो हम इसमें कुछ काम नहीं कर पाएंगे। और ये जो जितने भी भाई लोग पीछे हैं, प्लीज़ मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। 22 तक महासभा ने विभिन्न संकल्प लिए हैं और विभिन्न प्रस्ताव पारित किए हैं। बहुत सारे प्रस्ताव ऐसे हैं जो जिनकी क्रियान्वयन नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे प्रस्ताव ऐसे हैं जो अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुए। समाज के अंदर काम करने के लिए एक संगठन या एक बॉडी सक्षम नहीं हो सकती है, न ही वो मेहनत करेगी जो पूरी पड़ेगी। हमारा ये विचार है कि जितने भी हमारे समाज के संगठन हैं उनकी मदद से और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी समाज सेवा के अंदर दे दी है, उनकी सहायता से और समाज के हमारे संत महात्मा हैं उनकी मदद से ये जो जितने भी प्रस्ताव पेंडिंग है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और उनकी सेवा से मुझे ये लगता है कि समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उसको खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, विकास के काम हम कर सकते हैं। एक राजनीतिक जो क्षेत्र की बात आती है, राजनीतिक भागीदारी की बात आती है, इसमें भी हमने अब तक महासभा ने ये करा है कि अपने स्तर के ऊपर जो भी कागज देने हैं, जो भी तैयारियां करनी है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी को जाकर रिप्रेजेंटेशन देना है वो अकेले करें। मेरा ये मानना है
यहाँ पर सबसे अनुभवी मेरे हिसाब से जो है वो जगदीश डामोरिया है, और भी पार्टी के लोग बैठे हैं, ये मैडम पार्टी के अंदर जिस किसी भी पार्टी के लोग हैं उनकी मदद से उस पार्टी के अंदर हम किसी से भागीदारी ले सकते हैं, उनका सहयोग के बिना वो संभव नहीं है। अगर चेहरा बीजेपी का मान लीजिए बीजेपी से हम मांग करते हैं कि राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर हमें एमएलए का टिकट मिलना चाहिए, या नगर निगम के अंदर टिकट मिलना चाहिए, या ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जहाँ है वहाँ पर पंचायत राज के अंदर टिकट मिलना चाहिए, हमारी भागीदारी होनी चाहिए। तो अगर हम उस क्षेत्र के पॉलिटिकल पार्टी के, चाहे वो एक्स एमएलए हो, चाहे वो एक्स प्रधान हो, चाहे वो एक्स प्रमुख हो, चाहे वो एक सरपंच हो या वर्तमान सरपंच हो, उनको आगे लेके, उनका चेहरा लेके और महासभा उसके साथ जाके अगर चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से इसके कुछ रिजल्ट आएंगे। वरना महासभा अकेले जाके अगर विज्ञापन दे देंगे तो वो कागज वैसे ही डील होगा जैसे दूसरे जो कागज वहाँ वो डील करते हैं। तो इस विचार से हमने ये राजनीतिक प्रकोष्ठ बनाने का निर्णय लिया है कि हम समस्त संबंधित राजनीतिक पार्टियों की जो अनुभवी लोग हैं, जो जितने भी पदाधिकारी हैं, उनको साथ लेके और महासभा के संयोजन से हम ये काम करेंगे। लेकिन उसकी जो बैनर होगा वो महासभा का होगा, जो एक बहुत बड़ा नाम है। एक शिक्षा का जो मामला है उसके अंदर मैं यहाँ मैंने पिछले टाइम में यहाँ इसी मन से 2 बार कहा है कि हमारे समाज के बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो साल के अंदर मुश्किल से 4 या 5 दिन या 10 दिन या 1 महीना काम आती है, बाकी दिनों में उसका कोई उपयोग नहीं होता है। विशेष रूप से जैसे धर्मशालाएं हैं, मंदिर है, मंदिर परिसर है, या इस तरह की कॉमन प्रॉपर्टी। करना चाहती हूँ कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देकर के आप समाज के विकास में भागीदारी बनिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी 1 मिनट की विचित्रता हमारे निर्णय को बदल दे और जिस तरह हमने 4 साल भुगते हैं वो ही हमारे पास दोबारा आ जाए। ऐसा समय दोबारा नहीं आना चाहिए। आपने देखा होगा जो महासम्मेलन रेगड़ समाज ने कितनी मेहनत से तन मन और धन से सहयोग दे करके सम्मेलन का आह्वान किया था और सम्मेलन में अपना सहयोग दिया। वो किस लिए कि हम अपनी एकता दिखाना चाहते हैं। हमारी राजनीतिक शून्यता पे आ गई थी। हम हर पार्टी को अपना नेतृत्व, अपनी शक्ति, अपना संगठन दिखाना चाहते थे। हर पार्टी तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते थे कि हमें भी राजनीति में हमारी संख्या बल के अनुसार हमें पद मिलना चाहिए, हमें हमारे भागीदारी मिलनी चाहिए हमें। तो जिस उद्देश्य से हमने महासम्मेलन किया, आप लोगों ने सहयोग किया। राजनीतिक क्षेत्र से युवा भी हैं, उसमें महिलाओं को भी लिया हुआ है। इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है कि जिसमें सब लोगों का मार्गदर्शन और समाज को मार्गदर्शन मिलता रहे। और मैं एक बात बताऊं कि बीएल नवल साहब मार्गदर्शन के बारे में अब हम पहले ही इनका आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। और मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बताता हूँ कि जो आदरणीय नेता जी कह रहे थे कि डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी जो राजस्थान की अनुसूचित जाति की सर्वोच्च संस्था है, उसमें भी अगर मुझे स्थान मिला तो वो आदरणीय नवल साहब की देन है। आपको एक बात बता दूं कि अपनी बातों को सशक्त और पुरजोर तरीके से रखने का अभ्यास अगर किसी को है, जो मैंने देखा है इस चीज में, जो राजनीतिक रूप से नहीं होते हुए एक प्रशासनिक पद पर रहना और प्रशासनिक पद पर सरकार को अपना कार्य करवा लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। राजनीतिक आदमी को बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। योग्यता जी को धरना की बात कर सकते हैं, लेकिन आदरणीय नवल साहब को IAS ऑफिसर थे, जिनको उन मर्यादाओं में रहते हुए समाज की सेवा में लगभग 20 सालों से जुड़े हुए हैं। मैं कम से कम 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ और उसी का परिणाम था कि आज हमारा रेगन की बात होनी चाहिए, रेगन के विकास की बात होनी चाहिए, रेगन आगे कैसे बढ़े उसकी बात होनी चाहिए। ऐसा अध्यक्ष नहीं चाहिए जो महासभा नीचे बैठी रहे और जो कुछ भी नहीं थे वो मंच पर बैठे थे। बीच में योगेंद्र साहब जी को वहाँ से मंच छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ संविधान के मुताबिक कुछ नहीं चला। हम लाखों लोग गए, क्यों गए कि हमको ताकत दिखानी थी। धर्मदास शास्त्री जी ने जयपुर में पहले जो 84 में महासम्मेलन किया था, उसमें आवाज़ अच्छी उठी थी और इंदिरा गांधी प्रसन्न भी हुई थी। उसके बाद
ये हमने ये सोचा कि बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है। सब ने अपना अपना पैसा देकर, अपनी गाड़ियां देकर, अपनी व्यवस्था करके लाखों लोग गए और वहाँ हमको रेगर समाज को कुछ नहीं मिला। तो आपके सामने तो ऐसा अध्यक्ष मत चुनिए जो खुद बिक जाए और मंच तक भेज दे, ऐसा अध्यक्ष नहीं चाहिए। मंच पर विराजमान क्या वो उचित प्लेटफॉर्म पर रख पाए, ऐसा किया लेकिन नहीं किया। अभी हाल ही में राजस्थान में एक रेगर महासम्मेलन आयोजित किया गया। उस रेगर महासम्मेलन में सभी रेगर समाज के गरीब अमीर, पढ़े लिखे, नौकरी पेशा, प्रशासनिक अधिकारी हो। स्वामी आत्माराम लक्ष्य जी ने इसलिए की थी कि एक झंडे के नीचे रहकर समाज की बात को रखा जाए, और उस समय के अंदर आजादी से पहले रहकर महासभा के जो अध्यक्ष बने स्वर्गीय भोलाराम तोरंगरिया जी हो, कन्हैयालाल रातावाल जी हो, उनके बाद भी बहुत लोग बने, और नवल साहब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। आपने उनके काम को देखा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 3 वर्षों में रहकर महासभा के कार्यकाल के अंदर महासभा का नाम कहीं ना कहीं नीचा हुआ है। अगर वास्तव में उस नाम को ऊंचा करना चाहते हो तो मैं केवल दिल्ली के मतदाताओं से नहीं कह रहा, मैं पूरे देश के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि महासभा सुचारू रूप से चले, हमारे समाज की बात संबंधित सरकारों के अंदर जाए, तो हमें ऐसी महासभा चाहिए जो धर्मदास शास्त्री जी की महासभा थी, जो बीएल नवल जी की महासभा थी। तो धर्मदास शास्त्री जी की महासभा थी तो सत्ता को सोचना पड़ता था कि रहकर महासभा का अध्यक्ष कुछ बोल रहा है। बहुत सारी बातें मैं घंटों आपके बीच में बोल सकता हूं। मैं भी रहकर महासभा से जुड़ा हुआ नहीं था। नवल साहब ने मुझे कहा कि मैं दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हमने सम्मेलन किया, उसका मैं संयोजक बनूं, और वो मैंने सहज स्वीकार किया था। और जब जयपुर की कार्यकारिणी की बैठक में मैं गया था तो मैंने उनसे एक ही निवेदन किया था कि रहकर महासभा से एक भी पैसा दिल्ली के सम्मेलन के लिए हम नहीं लेंगे। मैं ये भी कह रहा कि मैं नहीं दूंगा, रहकर महासभा का सम्मेलन दिल्ली के लोग करेंगे। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ लोग हिसाब की भी बात कर रहे थे। मैंने लगभग 182 लोग स्वागत समिति के बनाए थे और उनको हमने उसका कूपन भी दिया था। नेतराम जी यहां बैठे हैं, उस समय के अध्यक्ष थे, और दिल्ली में जितनी बड़ी एकता हो सकती थी, आज मदन लाल गोरवाल जी यहां पर नहीं है, जितने दिल्ली में एकता हो सकती थी राजनीतिक पार्टियों के अंदर, सारे समाज के लोग रहकर महासभा के झंडे के नीचे खड़े थे। और मैं अभी सुबह जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का मैं नेता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और जब समाज में आता हूं तो उस कुर्ते को उतार कर आता हूं। जब मैं समाज में आता हूं तो समाज की बात करता हूं। और मैं स्वामी आत्माराम लक्ष्य जी का अनुयायी हूं। मैंने उनके दर्शन तो नहीं किए। अगर आपने कहीं ना कहीं टारगेट रखना है बड़ा, तो अपने धर्म गुरुओं को अगर आप केंद्र में मानकर काम नहीं करेंगे तो सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी। तो हमें शक्तिशाली होकर, संगठित होकर, एक होकर समाज को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। और वो सबसे बड़ा जो मंच है वो अखिल भारतीय रहकर महासभा है। अभी कजोड़मल जी कह रहे थे कि किस प्रकार से जयपुर के अंदर कांग्रेस का वो हुआ, मैं उसमें संशोधन करना चाहता हूं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आए, वो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनका आना स्वाभाविक है, उनको बुलाना चाहिए था और मैं भी उनका स्वागत करता हूं। लेकिन जिस प्रकार से रैगर समाज के लोगों को, पुराने राष्ट्रीय अध्यक्षों को, हमारे वर्तमान आईएएस अफसरों को पीछे की लाइन में बिठाकर और आगे मंत्रिमंडल के लोग बिठा लिए गए, तब हमारे गहलोत साहब आ गए तो हमें उन मंत्रियों की आवश्यकता नहीं थी। हमारा अगर कोई काम करेगा तो या तो दिल्ली का मुख्यमंत्री करेगा, देश का प्रधानमंत्री करेगा, राजस्थान का मुख्यमंत्री करेगा। वो कांग्रेस का जो शो किया उन्होंने, मैंने वहां प्रोटेस्ट किया था और मैं चाहता तो उनको रोक सकता था। मैं ताकत रखता हूं कि मैं उनका बाइक छीन लेता, उनकी पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन इतनी मेहनत हमारे रैगर समाज के लोगों ने, इतनी बड़ी संख्या, और जब मैं वहां पहुंचा मुझे बड़ी खुशी हुई कि रैगर समाज जागरूक हो गया है। जिस चीज का फायदा लेना था रैगर समाज ने, उस फायदे को उन्होंने तब्दील कर लिया और उसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो उस समय के वर्तमान, उस समय के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन पुरे जी जिम्मेदार है और संयोजक भी थे। अब संयोजक कैंडिडेट भी है और उनको सबसे ज्यादा आपत्ति है कि साहब नहीं चाहिए। अरे भाई साहब क्यों नहीं चाहिए? साहब कोई बाहर से आते हैं, साहब कोई इंग्लैंड से आते हैं। साहब बनने के लिए यूपीएससी क्लियर करना पड़ता है। बैंक का अधिकारी बनने के लिए सबसे सर्वोच्च एजुकेशन, शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, तब साहब कहते हैं। लोग तो पॉलिटिकल लोगों को भी साहब कह देते हैं जो 5वीं पास नहीं होता। अब मुझे पता नहीं उनको दिक्कत नोबेल साहब से क्यों है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं भी एक छोटी सी संस्था चलाता हूं, नाम संस्था का बड़ा है और उस संस्था के माध्यम से मैं सेवा करने का काम करता हूं। और मैं अकेला नहीं हूं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ रहते हैं, जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते हैं। मैं नवल साहब का वो पढ़ रहा था एजेंडा, उन्होंने कहा राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा पूर्व स्वीकृत ज्ञान लक्ष्य कल्याण कोष का प्रारंभ की जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित करेंगे। ये जब कानपुर में घोषणा हुई थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय मैंने घोषणा की थी, स्वामी आत्माराम लक्ष्य, उस समय हमारी जन्मोत्सव समारोह समिति थी, मैं 1 लाख रुपए का चेक जब ज्ञान कल्याण कोष बनेगा तो उसमें दूंगा। उसके बाद नवल साहब चुनाव हुए, दुर्भाग्य से 2 वोट से हार गए और हारने के बाद पिछले 3 वर्षों के अंदर ज्ञान कल्याण कोष नहीं खुला। मुझे ब्रिजमोहन मौर्य जी जो महामंत्री थे उनका लेटर आया, बोले साहब आपने घोषणा की थी, उन्होंने मुझे भी साफ लिख दिया, आपने घोषणा की थी 1 लाख रुपए देने की, का चेक दे दीजिए। मैंने कहा मौर्य साहब अकाउंट खुलवाने के लिए अगर 1 लाख रुपए के चेक की आवश्यकता है तो मैं अवश्य भेज दूंगा, एक अकाउंट तो खुलवा लीजिए। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी टीम एक बैंक का अकाउंट नहीं खुलवा सकी, वो क्या रैगर महासभा को चलाएंगे? या आपका सोच रहे? और उसके बाद मैंने 1 साल 2 साल देखा और मैंने कहा कि अब हम जो काम नवल साहब ने कानपुर स्टेडियम में घोषणा की थी, उस काम को हम करेंगे। और हमने स्वामी आत्माराम लक्ष्य जन्मोत्सव समारोह समिति के द्वारा उसके बाद स्वामी आत्माराम लक्ष्य संस्थान का हमने नाम रखा और जो हमने लक्ष्य साहित्य कोष रखा, या बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने पिछले साल 1100 रुपए दिए थे। मेरा कार्ड दिखाना होगा। इस बात की है कि नवल साहब का पहले एजेंडे में कल्याण कोष है। हम बहुत गरीब समाज के लोग हैं। अभी बताया उन्होंने किस प्रकार से करंट लगने वाले व्यक्ति को नवल साहब ने 15 लाख रुपए सरकार से दिलवाए। ये तो छोटी मोटी बात नहीं है। तो हमारी टीम क्या कर रही थी? बाकी जिनको करना था वो नहीं कर रहे थे। जब मैंने कहा कि जब मुझे राजस्थान से लगातार फोन आने शुरू हुए तो मैंने चूरू के अंदर, झाड़ली के अंदर 1 लाख रुपए हमारे समाज के लोगों के साथ एक ही व्यक्ति से 11,000 के अलावा कोई पर्ची आ जाए
उसका दर्द भुगतने को तैयार हूं और एक ऑडिट करा लो कि पूरे सम्मेलन के अंदर 3 लोग उठा दो और अगर उसके बाद 15 लाख रुपए 12 लाख रुपए फालतू निकल जाए मेरे द्वारा खर्च किए हुए, आपके द्वारा खर्च किए हुए, तो उस पैसे को रेगर महासभा में जमा करवा दो, उसको रेगर महासभा में जमा करवा दो। ये केवल कुछ बातें नहीं है, ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। मैं भी राजस्थान के अंदर जाकर बहुत चीजें सीख गया हूं, क्योंकि मैं भी बोलता तो राजस्थान से ही, मेरे दादाजी दिल्ली आए थे, लेकिन राजस्थान से प्रेम है और राजस्थान से प्रेम होना स्वाभाविक है। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से लें। नमन साहब के लिए चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, यह उनके लिए व्यक्तिगत जरूरी नहीं है, ये समाज के लिए जरूरी है। आने वाले समय के अंदर रेगर समाज अनेक प्रकार की काम कर सकता है। गुजरात के लोगों को आरक्षण नहीं है। मैं भी गुजरात गया था एक सामूहिक विवाह के अंदर पिछले सप्ताह, उन लोगों को आरक्षण नहीं है। महाराष्ट्र के लोगों को आरक्षण नहीं है। ये आरक्षण कौन दिलाएगा? कोई दिल्ली का अध्यक्ष तो दिला नहीं सकता। इस आरक्षण को कोई दिलाएगा तो हमारा राष्ट्रीय जो अध्यक्ष होगा, जिसको समझ होगी। कितनी घटनाएं राजस्थान में होती है पिछले 3 साल के अंदर। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, अगर किसी एक स्थान पर गए तो बता दीजिए, केवल बातों करने से काम नहीं होगा। यहाँ पर सभी राजनीतिक पार्टी के लोग बैठे हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, विचारधारा जिनकी कांग्रेस है। हमारे पंचायत के पूर्व प्रधान जो सीनियर आदमी है शिवाल साहब बैठे हैं, आम आदमी पार्टी से हेमलता जी बैठी है, बीजेपी के भी लोग बैठे हैं। ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी और आपका नहीं है। अरे खोरवाल साहब बैठ जाओ, अभी आपका नाम लेने वाला था मैं। अभी उन्होंने कहा कि एक ही धोती वाला पढ़ने वाला हमारे पास भी सैनिक है, वो हमारे पास भी है। तो यहाँ जो नवल साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सब लोगों के नाम बता सकता हूँ। मैंने पूरी स्टडी की है। मेरे अनुसार अभी 50 लोग कमाए हैं, 50 लोग कमाए, उसके में मेहनत करनी है। हमें इस चुनाव को हल्के में नहीं लेना। ये मान के चलना है कि 2 वोट से नवल साहब हारे थे और ये चुनाव बिग मार्जिन से हमें जीतना है। उसके लिए पहले 25 तारीख को पहले मतदान और उसके बाद जलपान। अगर आप सबसे पहले वोट डाल के आ जाएंगे तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। और एक कागज जेब में होना चाहिए कि मैंने 25 वोट डलवाने हैं। ऐसा ना हो कि वो डलवा रहा है, वो डलवा रहा है। सारे कैंडिडेट से मैं कहना चाहता हूं, एक आदमी और ले आना। कितने कैंडिडेट मैं नाम बताऊं यहाँ पर सोना मोदी जी बैठी है। सोना खड़े होने जरा, खड़े हो बढ़ जरा। कितने वोट आपके यही से बताओ। मेरे 42 वोट है। अरे आपके घर में जाके किसका मोहरिया लिखा हो, 42 नहीं, बताओ कितने वोट है? 7 वोट है घर के। मैंने स्टडी की है। मंजू गुर्रे जी मंजू बोल रहा हूं मैं, कितने वोट है? 11 वोट है। यहाँ ये लोग बैठे हैं, वो हेमचंद जी बैठे हुए हैं। हेमचंद जी कितने वोट है घर में? 2 वोट है। लक्ष्मीनारायण जी कितने वोट है? 2 वोट है। मदन लाल मौर्य जी कितने वोट है? मैंने एक व्यक्ति का मुझे पता है किसके पास कितने वोट है। मेरे सारे टिप्स के ऊपर है। दिल्ली के 1400 कुछ वोट है। 90% पोलिंग करानी है और जब तक पोलिंग ना हो जाए पूरी। ज्ञानराम जी बैठे हैं क्या? ज्ञानराम जी उत्तम नगर से मैंने फोन किया, आपने आना है। बोले भाई साहब लोग कह रहे वोट डालने कैसे जाएंगे? उत्तम नगर से माजी को सुभाष जी है क्या? हाँ सुभाष जी। और रोहतास जी भी बैठे हैं। कितने वोट हैं? अरे पूरे मंगलपुरी के 34। और देखो ये रोहतास जी जो है, इनकी भी पत्नी का भी है, इनकी माता जी का भी है। और रोहतास जी ने क्या काम कर रखा है? दामाद बेटी रहते बापानगर में और वोट बनवा रखे वहां पर। जगदीश जमुत्रिया जी, यहाँ वो लोग बैठे जिनके पास 5-5, 7-7, 10 वोट है। जगदीश जमुत्रिया जी शिवराज जी के सुपुत्र। हाँ जी, कितने वोट है? 17।
मैं भी कम नहीं हूँ, मेरे भी घर के 5 वोट है, मेरे 3 भाई और 2 मेरे बेटे। अभी आप अपने आप बता देना। इसलिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण का है। मैं थोड़ा सा सारा मामला ऐसा हो रहा था तो मैं थोड़ा सा यहाँ धर्मपाल पूरन जी बैठे हुए हैं। पूरन जी कितने वोट है? 4 वोट है। अभी आपने सुनील के वोट दिए कि नहीं? तो मैं कैंडिडेट से भी पूछ रहा। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से, शाखा मंगलपुरी अखिल भारतीय लेगर महासभा के चुनाव में एक इन्होंने इको गाड़ी की फोटो डाली है। चुनाव सेवा दिनांक 25 दिसंबर 2022 मंगलपुरी से मांगी तो उत्साह है नवल साहब को कि पूरी 2 वोटों की हार का बदला लेना है। हमने दिल्ली के लोगों ने लेना है तो ज्यादा, क्योंकि काफी देर में चाय पकौड़े ठंडे हो गए जाए और नवल साहब को जिताना है, अच्छे वोटों से जिताना है, लेकर महासभा को ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। और उस लेकर महासभा के जैसा राजस्थान में सम्मेलन हुआ था, मैं नवल साहब से कहूँगा, नवल साहब एक बार दोबारा फिर जयपुर के सम्मेलन करना। और हमारे नेताराम जी हम सब मिलकर दिल्ली के रिकॉर्ड मतों से आपको जिताकर भेजेंगे। और मुझे मेरे पास सुनने के लिए उनकी चक्कर डाल थे और उन्होंने मेरे साथ फोटो खिंचवाई और खिंचवा के डाल दी। बोला चतोलिया साहब ने समर्थन ले लिया। मैंने कहा चतोलिया साहब ने समर्थन तो सुनी को दिया, हर सब है तो हमारे समाज के लोग, लेकिन काम करने वाला कौन है? कौन काम करेगा इस समाज को, कौन ऊंचाई पर लेकर जाएगा? तो बीएल नवल लेकर जाएंगे। तो आज सुबह मंडी डबवाली से फोन आया, सक्कावाल जी है, बोला भाई साहब किसको वोट देना है? मैं बोला मुझे क्या पता, मैं तो आपको जानता भी नहीं। बोला जो आप कहते वो कर देंगे। मैं तो नवल साहब को दे दो। बोला सोच तो मैं यही रहा था, वो मेरे कारण नहीं, हवा चलती है, नवल साहब की हवा चल रही है। घर पर चौरंडे जी का फोन आया, बोला कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं पैनल बताओ मेरे को। बोला नवल साहब का। मैंने कहा हम तो जिता रहे हैं, तुम सारे वोट दिलवाओ वहां पर। कोटा से मुझे फोन आ रहे लगातार, क्योंकि कुछ लोगों ने प्रचार कर दिया कि बस वो एक हमारी जो संस्था चलती है उस संस्था। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।